हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, सी टेट का जो है दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है और फाइनली हम होप करते हैं कि आप सब लोगों ने जो है इस बार अपना जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पेपर 2 का जो है 15 दिसंबर का उसका सेट देखेंगे और ये सेट का कोड जो है वो है CDP देखेंगे सबसे पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि केवल आनुवांशिकता, एक मिनट पेन का कलर हम लोग सेट कर लें, हाँ, केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होने वाली वातावरणीय कारकों से नहीं। तो देखिए यहाँ पे केवल आ गया तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में है, मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन चौथा ही करेक्ट हो जाएगा, को अलग अलग प्रकार से जो है विभाजित किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 8 प्रकार की बुद्धि को बताई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे निगेटिव वर्ड्स जो है, रट्टा मारना और मानक पाठचर्या, तो ये सभी ऑप्शन को गलत कर देंगे। हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए हो सकती है नहीं, यहाँ पे हो सकती है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है। कारण है, आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ अभिकथन को एक बार फिर से पढ़िए कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। मतलब कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको जो है हो सकती है कि तौर पे लेते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा कि लड़कियां जो है चुप रहती हैं। ठीक है, तो उनकी अगर वो चुप हैं तो गैर भागीदारी होगी। तो इस हिसाब से ये जो कथन है वो भी सही है और कारण है जो वो भी सही है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। ठीक है, ये देखिए कंप्लीटली थोड़ा इसमें डाउट है, कंप्लीटली नहीं है कि हो सकती है, यहाँ पे है। तो इसमें जो है चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रकृति वस्तुनिष्ठ मानकीकृत होनी चाहिए, गतिशील मानकीकृत होनी चाहिए, या वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक होनी चाहिए, या गतिशील प्रमाणिक। तो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और प्रमाणिक होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें जो है ना चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मूल्यांकन की प्रकृति जो है गतिशील और प्रमाणिक होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का पांचवा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष संवर्धित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में तो ए जो है, ए तो गलत है, लेकिन यहाँ आपको कहीं भी नहीं दिखेगा जहाँ पे ए गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि ए भी गलत है और निर्देशित मानक की तुलना में निर्धारित प्रदर्शन मानक की जाती है, ये तो सही है। कारण जो है इसका सही है, लेकिन इसका जो अभिकथन है ये गलत है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट में है, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। स्तनधारियों ने अपने वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है और पाठ्यपुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण और कुछ गैर उदाहरण बताइए। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? तो देखिए, सबसे इसमें हमसे पूछा है कि कौन ऐसा प्रश्न उदाहरण है जो कि विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो सबसे सटीक ऑप्शन जो है दूसरा है कि स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अभिकथन, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। कारण है, समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों, मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा कि अभिकथन भी गलत है और जो है कारण भी गलत है। आगे देख लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन को। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर देता है। अक्षम लोगों की सही पहचान और नामनीकरण में बाधक है। अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना से सही नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे नामनीकरण आ गया तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया और पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। आगे देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ब्रेल एम्ब्रास प्रदर्शन, ये तो है ही। वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ, ये भी सही है। सांकेतिक भाषा तो ये नहीं, यानी हमारा ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ए, बी और सी यानी चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो कि विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। या यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। तो सबसे इसमें आंसर जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें ताकि उनकी दिलचस्पी उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए? अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षण का संचालन करके। देखिए, यहाँ पे मानकीकृत आ गया तो ये निगेटिव वर्ड इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है, छात्रों की जाति की पहचान करके उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर या अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का समालोचनात्मक परीक्षण करके। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित है। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। तो इसमें देख रहे हैं इन सभी में केवल निगेटिव वर्ड दिए हैं, तो ये तो ऑप्शन इसी तरह गलत हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में से कैसे सहायता कर सकते हैं? सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि
और ग्रेड प्रदान करके। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं स्वनियमन कौशल के विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित को पढ़िए। अभिकथन है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। तो अच्छा है, सही है। कारण है, समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। अब देखिए, इसमें समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाएं। तो ये चीज़ें जो है, मतलब बच्चों को क्या सिखाना है, ये समुदाय तय करते हैं या विद्यालय में तय किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी एक तरह से अगर हम देखें तो समुदाय यानी एक तरह से शिक्षा, मतलब विद्यालय भी एक प्रकार का समुदाय ही होता है। तो इसमें ए और बी जो है, ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, मान लेते हैं चौथा ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो मतलब शिक्षार्थियों की समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए क्या करना चाहिए? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, साधन अंतर विश्लेषण, अभिसारी, मौखिकीकरण और सादृश्यकरण। तो यही तीसरा करेक्ट हो जाएगा, मौखिकीकरण और सादृश्यकरण, वर्बलाइजेशन और एनालॉजिकल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आगे देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इसमें चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो अधिसंज्ञान रणनीति का, मेटाकॉग्निशन का, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आगे देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भावनाएं जानकारी की कुशल पुनः प्राप्ति में मदद करती हैं लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती हैं। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं और हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। यही दूसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, शिक्षक छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? नकारात्मक पुनर्बल दे करके, इनाम और पुरस्कार दे करके, सीखने का आनंद पैदा करके, या फिर किसी सजा को हटाने का प्रलोभन दे करके। तो सीखने का आनंद पैदा करके जो है शिक्षक छात्रों के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ा सकता है। आगे देख लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं नहीं। आगे देखते हैं, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतर्क्रिया करती हैं जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। तो इसमें ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? स्थिर बनाम वृद्धिशील, आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण, विभेदीकरण बनाम एकीकरण, निरंतरता बनाम अनिरंतरता। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, अभिकथन
जब हम बच्चों को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के बच्चों के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, तो इसमें जो है दोनों ही कथन सही है। हमारा जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? जैविक परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण, गतिविधि। तो सांस्कृतिक उपकरण जो है करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। आगे देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अभिकथन जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए विकास की आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, ये तो ठीक है, ये आर तो, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं भी ये आर नहीं दिख रहा है कि आर जो है करेक्ट है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसको मान लीजिए कि इसमें जो करेक्ट क्वेश्चन होगा वो पहला ही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वे अनुभव करते हैं और सहारा लेते हैं। तो क्या करते हैं वो? असंतुलन आंतरिकीकरण, असंगति अनुकूलन, असंगति आंतरिकीकरण या असंतुलन और अनुकूलन। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है चौथा ही करेक्ट हो जाएगा, असंतुलन और अनुकूलन। ठीक, एक मिनट, ये अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। जहाँ पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को देखते हैं। पियाजे विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के क्या आधार हैं? व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए जो है दिया हुआ है कि चोरी के पक्ष में, तो इसमें हमारा बी और सी हो जाएगा। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अकॉर्डिंग जो है इसमें होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रक्रिया को पहचान पाना, योजनाओं को सुसंगत सुपूर्णता में संगठित करना, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग में महारत हासिल करना। तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। और आखिरी क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में की आवश्यक भूमिका होती है। अधिक जानकार की, परिपक्वता की, कार्यात्मक सुदृढ़ीकरण की या भौतिक पर्यावरण की। इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि अधिक जानकार। ZPD जो पाठ हमें देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं जब उनको स्कैप फोल्डिंग दी जाती है तो कौन देता है? जो उनसे अधिक जानकार होगा वही ना देगा, वही ना उनकी मदद करेगा। तो ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आप सबका जो है अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो अभी जो है सीटेट का तो एग्ज़ाम हो चुका है। अभी जो है हमारे चैनल पे BPSC Tier 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप Tier 4 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।